हेलो दोस्तों, विशाल लर्निंग में आपका स्वागत। दोस्तों मैं हूं विशाल कुमार। आपको बताने वाला हूं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पार्ट 1 से। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, इसे पूरा किताब पढ़ चुके होंगे, क्योंकि टाइम बीत चुका है, स्कूल भी नहीं खुल रहा है। तो आप लोग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका चैप्टर भी रिवीजन करवाऊंगा, प्लस आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और आप लोग को भी आंसर देना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला अध्याय हमारा है शीत युद्ध का दौर। अब शीत युद्ध का दौर अब नाम क्यों रखा गया है, इसे भी आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो मैं आगे बताऊंगा। देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो उस टाइम क्या हुआ, दुनिया कई देशों में बटी हुई थी। तो शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो कई देश उभर कर आए और वह सभी लोकतंत्र को अपनाना चाहते थे, मतलब राजनीति को, जहाँ पे कोई अध्यक्षीय शासन व्यवस्था न हो। तो चलिए देखते हैं आगे। वो परिचय था, तो परिचय आप लोग पढ़ चुके होंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं उतना। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट से रिलेटेड देखिए रिवीजन भी होगा आपका, फिर प्लस आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको लिखना है। तो क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, क्या इसका अर्थ है, इसकी विशेषताएं लिखिए। क्यूबा मिसाइल संकट के कारण लिखिए। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके बारे में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, और साथ में भी पूछ सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन साथ में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे ही एकदम लिखना है। अब 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेता जो थे, निकिता खुर्शिचेव ना, थोड़ा अजीब नाम है इनका, तो ये क्या करते थे कि इनको डर लग रहा था कि साम्यवादी द्वारा शासित कौन था बताइए, आप लोग पढ़े क्यूबा ना। और वो अमेरिका के नीचे, क्यूबा एक द्वीपीय देश था, नीचे अमेरिका के नीचे बहुत पास में है। तो वो साम्यवादी द्वारा शासित था, मतलब जो साम्यवादी रूस सोवियत संघ के नेता लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्हें क्यूबा को वो लोग क्या करते थे, राजनीतिक और आर्थिक कूटनीतिक मदद करते थे। तो उन लोग को यही डर लग रहा था कि क्यूबा पर अमेरिका कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि क्यों न क्यूबा को हम सैनिक अड्डे के रूप में बदले, और 1962 में उन्होंने वहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका क्या हो गया, सोवियत संघ के नज़दीकी निशाने पर आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। देखिए, जो चित्र है इसमें देखिए, क्यूबा से एकदम मतलब कि आधे भाग अमेरिका पर आक्रमण कर सकता था। कौन, सोवियत संघ। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। दिलचस्प बात यह है कि देखिए, अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता लगा कि अरे ये तो अमेरिका ने तो मिसाइलें तैनात कर रखा है हमारे ऊपर क्यूबा से। तो वहाँ के जो थे, जॉन एफ कैनेडी नाम था उनका ना, अमेरिका के नेता जो थे, तो उन्होंने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। मतलब जो अमेरिका की तरफ आ रहे थे सोवियत जहाज़ें, उन्हें रोका जाए, और वो सब युद्ध टालना चाह रहे थे अमेरिकी लोग। और यह युद्ध होता तो कोई आम युद्ध होता नहीं दोस्तों। अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया ना। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट। अब देखिए, शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। अब देखिए, वहीं पे सबसे ज़्यादा अगर युद्ध होता तो वहीं शुरू होता, नहीं तो नहीं होता। तो क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा क्यूबा मिसाइल का मुख्य चरम बिंदु ना, तो उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा, कौन है, तो क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदी तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। और जानते हैं, देखिए, शीत युद्ध कई कारण थे उसके होने के ना। पहला, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर ही नहीं था। मतलब कितने लोग अपने आप को अधिक क्षमतावान बनाने चाहते थे, मतलब हथियारों के मामले में, सभी चीज़ों के मामले में। लेकिन वहाँ पे विचारधाराओं का भी संघर्ष चल रहा था।
मतलब इस क्यों चल रहा था इसे समझते हैं विचारधाराओं का मतलब। तो पूरा विश्व जो है किस विचारधारा पे चले, मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से किस विचारधारा को माना जाए कि सभी को न्याय और अधिकार समान मिले ना। तो अब देखिए सोवियत और जो अमेरिकी लोग थे अब अलग अलग मानते थे विचारधारा को। अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवादी का समर्थक था, तो दूसरा किसका समर्थक था, समाजवाद का। अब देखिए शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, शीत युद्ध के बारे में लिखिए, शीत युद्ध के क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें में इसमें आएगा ना। तो मैंने जैसा पहले ही बता दिया, दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्व पड़ा है। मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो क्या हुआ, राजनीति का उद्भव हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब देखिए सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुव राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध का क्या हुआ, समाप्ति हुई। अब देखिए 1945 से को क्या हुआ, समाप्ति हुई दूसरा विश्व युद्ध, लेकिन 1939-1945 के बीच चला था द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब चला था बताइए, 1914 से 1918 तक ना। अब देखिए मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस थे और ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान थे शामिल उसमें। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे ना, सभी देश, मतलब 60-65 देश से ज़्यादा थे। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया में चीन, बर्मा, म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धन हानि भी हुई थी। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुए। पहले विश्व युद्ध ने विश्व युद्ध को धला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा। मतलब सबसे ज़्यादा विध्वंस दूसरी विश्व युद्ध में हुआ, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, नागासाकी, हिरोशिमा पे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया ना। तो देखिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, तो आप अपने से वीडियो को स्टॉप कर अच्छे से और पढ़ सकते हैं अगर आपका तैयार अच्छे से नहीं है तो। अब देखिए वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। प्रथम थी अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ था ना। और जर्मनी और जापान जो थे वो तो हार ही चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार चल रहे थे। मतलब यूरोप में भी कई संघर्ष चल रहे थे जिनसे उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। ये देखिए सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये शीत युद्ध से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, यही चीज़ आपको लिखना है ना। आपको ये नहीं कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं, इससे नहीं मतलब है आपको। मैंने क्या शीत युद्ध के बारे में आपको बता रहा हूँ ना। ये थोड़ा सा देखिए जान लेते हैं। ये देखिए नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया परमाणु बम का एक चित्र ये सब है। और उस टाइम का परमाणु बम बहुत छोटे छोटे किलो टन के थे, मतलब 15 से 21 किलो क्षमता के टन के थे। लेकिन जब 1950 के दशक में जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था तो उस टाइम 10,000 से 15,000 किलो टन का था। सोच लीजिए उस टाइम अगर होता परमाणु हमला तो उस टाइम क्या होता, सोच लीजिए। और जो बम गिराया था, मैं थोड़ा वीडियो को फास्टिंग बता रहा हूँ आपको रिवीजन करने के लिए ना। तो जो बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक परमाणु हथियार थे ना। जब देखिए इसे समझिए, परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि इतना नुकसान होता है कि पता ही नहीं चलता कि उसमें कौन जीता है ना। अब अपने भाषा में लिखिए, किसी भी चीज़ को अपने भाषा में बनाकर बताइए ना, बताइए भी लिखिए भी। अब देखिए दो ध्रुवी विश्व का आरंभ ना। तो अब देखिए सभी देश क्या कर चाहते थे, सभी जो दोनों महाशक्तियाँ थे सभी देशों को अपने हिस्से में शामिल करना चाहते थे ना। तो इसका मतलब यही है 2 ध्रुवी विश्व का आरंभ, मतलब कि 2 ध्रुवी मतलब क्या होता है बताइए। ध्रुवी मतलब कि जहाँ 2 शक्तियों केंद्र हो ना, 2 महत्वपूर्ण शक्तियों केंद्र। तो अमेरिका था, दूसरा कौन था और
सोवियत संघ था। अब देखिए ये जो पीला वाला देख रहे हैं आप, ये सारे जो है यूरोप के देश हैं, लेकिन ये अमेरिका में शामिल थे। और ये जो लाल वाला चित्र आप देख रहे हैं, ये सोवियत संघ के सब देश थे ना। और दुनिया कितने देशों में बटी हुई थी? 3 देशों में, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। आपको इसमें कमेंट कर लास्ट में बताना है कि इसमें कौन कौन देश शामिल है, इसमें नाम आपको लिखना है, इसलिए इसमें खाली स्थान दिया गया है ना। तो इसे आप लोग पढ़िए। ये देखिए शीत युद्ध के बारे में सब सारी चीज़ें आप जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं ना। अब इसे वीडियो को आराम से स्टॉप कर आप पढ़िए, ये सारी चीज़ें शीत युद्ध के बारे में, क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए शीत युद्ध के दायरे हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ दायरा था, मतलब कहाँ कहाँ फैला था। अब देखिए शीत युद्ध के दायरे क्या थे, शीत युद्ध के बारे में लिखिए, शीत युद्ध क्या था, ये सारी चीज़ें इसी में आप हेडिंग डाल के लिखिए और इसे समझिए और नोट्स बनाइए। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा ने जिस मिसाइल संकट से मैंने पहले ही बताया, चरम बिंदु कौन था क्यूबा शीत युद्ध का, क्यूबा मिसाइल संकट ना, वह इनमें से एक था। मतलब क्यूबा मिसाइल। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति दूसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950 से 53, मतलब इन लोग के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, लेकिन इन्होंने विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये युद्ध नहीं हो पाए। अब देखिए ये जो क ख ग ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो 2 महाशक्तियाँ थी, उनके लिए छोटे जो देश थे उनसे गठबंधन करना क्यों जरूरी था। तो आप डायरेक्टली बस यही लिखेंगे, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, बस हेडिंग डालिए ना, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ के महाशक्तियों अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। मतलब महाशक्तियाँ यहाँ से इस भू क्षेत्र से, मतलब इस क्षेत्र में अपने सेना को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मदद हो पाए उनकी। अब देखिए सैनिक ठिकाने, जहाँ से जासूसी कर सके महाशक्तियाँ। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने के लिए मददगार हो सकते थे। अब देखिए ये घटनाक्रम में शीत युद्ध का, तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा अपने से ना। शीत युद्ध का घटनाक्रम में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। आगे चलते हैं। ये चित्र है, इस कार्य समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणु और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। अब देखिए जब इतना हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हमने शीत युद्ध के बारे में जान ला। अब देखिए रिवीजन में करा रहा हूँ ना, रिवीजन के सोचिएगा, रिवीजन हो रहा है आपका, आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। दो ध्रुवता को चुनौती, अब ये हेडिंग है। अब दो ध्रुवता गुटनिरपेक्षता, अब आपको पूछा है गुटनिरपेक्षता की नीति कैसी थी, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, इसका क्या परिणाम होगा पूरे विश्व में, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। अब देखिए इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए अपने इस वीडियो को स्टॉप कर ना, इतना टाइम नहीं है। हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बढ़ रहा था। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों गुटों से अलग रहना। मतलब गुटनिरपेक्षता का अर्थ था कि दोनों महाशक्तियों में से अलग हो जाना, मतलब अलग रहना, उनकी नीति से मतलब एकदम से अलग नहीं होना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मामलों में रहना, लेकिन दोनों महाशक्तियों में अगर वो लोग जाते तो उनका भी जो देश जाते थे, सुन लीजिए, उनको भी कई संकट झेलने पड़ते थे। गुटनिरपेक्षता के आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांच टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर दोस्ती थी। मतलब ये तीनों जो थे ये दोस्त थे। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सिक्योडो और घाना के वामे एनेक्रोम ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या थे, संस्थापक थे।
और इनके उद्देश्य क्या थे? देखिए, इन 5 देशों के बीच सहयोग होगा, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नवस्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय, 1960 के दशक संयुक्त राष्ट्र संघ 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। मतलब कि जो थे 9 स्वतंत्र देश सोवियत संघ से उभरे थे, वो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो चुके थे। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए एकदम ऐसे ही आएगा। और देखिए, नेहरू ने बताया कि पृथकवाद मतलब गुटनिरपेक्षता के दौरान इन दोनों देशों से अलग होना, ये नहीं, इसका मतलब नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एकदम सभी देशों से नाता रिश्ता तोड़ लेना, ये गलत है ना। कई लोगों ने यह कहा कि ये गलत बता रहा है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या, इसे समझते हैं। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नवस्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी, अब देखिए, उन देश जो गुटनिरपेक्षता वाले, ये नहीं कि बस अलग ही रहना है उन लोग से, अपने को मतलब आपस में मदद कर कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और अपने देश को भी आगे बढ़ाना था, इनका लक्ष्य था, और गरीबी को दूर करना था। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट बनाया गया। ये था, क्या था, संगठन था ना। अब इसमें क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे? अल्प विकसित देश, जो विकसित देश नहीं थे, जो विकसित देश थे मतलब एकदम मतलब कि अभी विकासशील थे, मतलब अभी विकसित देश नहीं थे, तो उनको क्या करना था? प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण देना था, जिनका दोहन पश्चिम देश के लोग क्या थे? विकसित देश थे, तो उनका जो अल्प विकसित देश थे उनका क्या करते थे? दोहन करते थे उनके संसाधनों का, तो उनका दोहन नहीं किया जाएगा। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीबी देशों के लिए व्यापार, मतलब कि उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वो यूरोप में जाकर अपने सामान चाहे जितने में बेच सकते हैं, उन्हें पूरी छूट दी गई थी। देखिए, सिक्योर्ड ये हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। ये गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के नेता हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसके बारे में आप समझ, अब क्वेश्चन इसी नव आर्थिक व्यवस्था क्या थी, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, उनकी विशेषताएं लिखिए, उनके उद्देश्य क्या थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, गुटनिरपेक्षता की प्रकृति जो है धीरे धीरे बदलती गई और यह राजनीतिक रूप लेता गया। बेलग्रेड में हुए सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक में मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। 1970 के दशक में क्या हुआ? आर्थिक मुद्दे क्या हो गए? प्रमुख हो उठे ना। अब देखिए, ये हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक वामे एनोक्रम ना। भारत और शीत युद्ध, अब कई लोग जैसे कि पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि भारत और शीत युद्ध के मतलब भारत किस तरह रुख किया शीत युद्ध के दौरान, किस तरफ हुआ, किस संगठन में शामिल हुआ, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसे अच्छे से आप पढ़िए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। एक स्तर तो सभी महाशक्तियों से अलग रहना था, दूसरा भारत ने उपनिवेशों से चंगुल मुक्त नवस्वतंत्र देशों को महाशक्तियों खेमों से दूर रखने का पुरजोर विरोध किया, मतलब कि उन्हें शामिल होने के लिए नहीं किया, मतलब उन्हें दूर रखने के लिए कहा। भारत की राजनीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, भारत और शीत युद्ध, मतलब कि भारत और शीत युद्ध के बीच मतलब क्या भारत ने किस किस का समर्थन किया, किसके साथ रहा, मतलब सोवियत संघ के साथ कई गठबंधन भारत ने भी की थी उस टाइम, तो कई आलोचकों ने भारत पर कड़ा विरोध किया ना। अब इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को रोक कर स्टॉप कर।
देखिए ये मैं रिवीजन आपका करवा रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप चैप्टर बुक से पढ़िए, जितने अच्छे अपने भाषा में समझिए ना। आपको रिवाइज इसलिए, क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है, आप क्वेश्चन से नोट नहीं बना पाते हैं तो नोट अच्छे से बनाइए। अब देखिए कई परमाणु संधियाँ हुई थी, मतलब कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष, सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT ना। तो वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए, 5 अगस्त 1963 को, और यह 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हो गया। मतलब कि अब इतनी शक्तियाँ थी उन लोग के पास, सोवियत संघ और अमेरिका के पास बहुत सारे परमाणु हथियार थे, तो उनका परीक्षण रोकने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया, और 5 अगस्त 1963 पर यह गठबंधन पर क्या हुआ, यह हस्ताक्षर हुआ। फिर उसके बाद 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हो गया। अब ये क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, पूछ देगा कौन था शामिल थे सीमित परमाणु संधि में, तो कौन था, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ना। परमाणु अप्रसार संधि, अब इससे आप अपने से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा ना, टाइम कम है इसलिए आप लोग अच्छे से, ये तो रिवीजन में आपका करवा रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन आया, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है आपको कमेंट में बताना पड़ेगा ना, मैं तो बता ही दूंगा, एकदम सरल है ना। देख लीजिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। मतलब कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन इसमें नहीं करता है ना। अब देखिए गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्ति सैन्य अड्डे के लिए स्थान जरूरी था। मतलब क्यों थे वो लोग, मैंने अभी बताया उसमें गठबंधन करना क्यों जरूरी था महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ। अब देखिए ये इसे भी आप कमेंट में बताइए देखकर ना, सब ये सब बताया हूँ अभी आपको। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं क्या कारण थे, मतलब कि दोनों अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे को ताकतवर बनाना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे शीत हथियारों को होड़ चल रहा था ना। तो इसके बारे में आपको लिखना है, नहीं आ रहा है इसका आंसर तो मुझसे पूछिए। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी, 3 कारण बताइए। अब देखिए ये बताएं अभी, क ख ग जो था उसका भी ना। तो इतने क्वेश्चन है, ये आप अपने से करेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं मैं तो बताऊंगा ही, तो सब बता दिया। अब मिलते हैं, ये तो चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 में मैं बताऊंगा, रिवीजन उसका भी करवाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।